नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल होम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है, हम LDC का पेपर डिस्कस कर रहे थे और LDC का जो आपका 16 सितंबर 2018 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और साइंस के क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 51 से 71 तक करवा दिए थे और इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों वो थोड़े गैप में दे रखे हैं। जैसे 51 से लेके 76 तक दे रखे हैं, उसके बाद 87 से लेके आपको 100 नंबर क्वेश्चन तक आपको साइंस के दे रखे हैं। तो आज मैं आपको 72 से लेके 76 तक और 87 से लेके 100 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमेशा की तरह, बस आपको अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों मैंने आपसे कुछ बात पूछी थी, मैंने आपसे बात ये पूछी थी कि बताइए आपको मतलब बायोलॉजी की थ्योरी चाहिए या फिर क्वेश्चन चाहिए। तो आपने कमेंट शायद किया होगा, तो उसके अनुसार आपकी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से। क्वेश्चन नंबर 72 मेरे प्यारे साथियों मैं निकाल देता हूँ। 72 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ये रहा 72 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है। उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित यानी किस्म में प्राप्त करनी है, नई नई किस्में प्राप्त करनी है हमें। तो उन्नत पादप किस्मों से विकास से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसको कहा जाता है पादप प्रजनन। क्या कहा जाता है? पादप प्रजनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखना साथियों, उन्नत पादप किस्मों के विकास के लिए, उन्नत पादप किस्मों के विकास के लिए आपकी जो विज्ञान होती है उस विज्ञान को कहा जाता है पादप प्रजनन। अच्छा, पादप भ्रूण विज्ञान क्या होती है? कोई भी पादप होता है उसके भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसको पादप भ्रूण विज्ञान बोलते हैं। इसके साथ दोस्तों दूसरी आपकी होती है पादप जीव रसायन, यानी पादप के अंदर कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, कौन सा रसायन वो छोड़ता है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आपका कहलाता है पादप जीव रसायन। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका, उसके बाद अगर आपकी बात करें तो आता है आपका पादप शरीर रचना विज्ञान। इसमें पादप के शरीर की रचना के बारे में हम क्या करते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। पादप के शरीर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये विज्ञान की शाखाएं होती हैं। इस प्रकार से आपकी क्या होती हैं, विज्ञान की शाखाएं होती हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। 73 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं। सच्चा मित्र एवं सहायक किसान का किसे कहा जाता है, किस जीव को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, केंचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंचुआ को। और केंचुआ को क्यों कहा जाता है इसका कारण भी आपको पता होगा। केंचुआ को कहा जाता है क्योंकि केंचुआ खाद बनाने में ज़्यादा सहायता करता है ना, इसीलिए कहा जाता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कौन होता है? किसान का सच्चा मित्र एवं जो सहायक होता है मेरे प्यारे साथियों वो होता है आपका केंचुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की। 74 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है। यानी जो फ्लेवर सेवर टमाटर का जो लक्षण है, विशिष्ट लक्षण, वो कौन सा है निम्न में से, ये आपको बताना है। पहले आपको समझना है दोस्तों फ्लेवर सेवर क्या है। फ्लेवर सेवर एक टमाटर का नाम है। ये क्या है? टमाटर का नाम। फ्लेवर सेवर जो है ना वो एक टमाटर का नाम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टमाटर का नाम, पहली बात तो ये है। अच्छा, इस टमाटर को लाइसेंस कब मिला था, मतलब मानव को उपयोग करने का जो लाइसेंस मिला था वो 1994 को मिला था। 1994 को इसको मिला था। अच्छा, इसका उत्पादन किसने किया था? तो एक केलगेन नाम की कंपनी थी। कौन सी कंपनी? केलगेन नाम की कंपनी। कहाँ की थी? कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया की कंपनी थी, कैलिफोर्निया की कंपनी थी केलगेन कंपनी। उसने इसका उत्पादन किया था, है ना, फ्लेवर सेवर टमाटर का। इसकी विशेषता क्या थी मेरे प्यारे साथियों? इसकी विशेषता थी इसका बेहतर सेल्फ जीवन। बेहतर सेल्फ जीवन, बेहतर सेल्फ जीवन इसकी खास विशेषता थी।
क्या है इसका मतलब? इसका मतलब जैसे एक टमाटर ये है और एक टमाटर ये है, ये टमाटर हमारा साधारण टमाटर है, ये साधारण टमाटर है, और ये आपका क्या है, फ्लेवर सेवर है। ये आपका क्या है, फ्लेवर सेवर टमाटर है। तो इस टमाटर की का जो जीवन है, यानी ये सड़ेगा नहीं, बहुत जल्दी सड़ेगा नहीं, ये कम से कम मान लो ये मान लो 20 दिन नहीं सड़ेगा, ये 20 दिन नहीं सड़ेगा, और ये आपका 10 दिन में सड़ जाता है। तो इस प्रकार से मतलब ज़्यादा जीवन अवधि किसकी है, इस फ्लेवर सेवर की है। यही इसका विशिष्ट गुण था। वरना रंग तो इसका भी हो सकता है ना, कीट प्रतिरोधकता इसकी भी हो सकती है, मीठा स्वाद इसका भी हो सकता है, लेकिन ये जो सेल्फ जीवन है ये इस साधारण टमाटर का नहीं हो सकता। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, टोटल 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रल ड्रामा से को आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित किया जाता है। तो पहले आपको ये समझना है कि ये सेंट्रल ड्रामा क्या होता है, सॉरी सेंट्रल डोगमा क्या होता है। देखिए सेंट्रल डोगमा को समझते हैं। ये आपका मान लो डीएनए है, ये आपका एक आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। तो समझना, मैं एक प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। डीएनए है और डीएनए से वापस डीएनए का ही निर्माण हो जाना, या फिर डीएनए वापस डीएनए में अगर बदल जाए, उसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन तो क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और जब डीएनए आरएनए में बदल जाए, जब डीएनए किस में बदल जाए, आरएनए में बदल जाए, तो उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन के अंदर बदल जाए, जब आरएनए प्रोटीन के अंदर बदल जाए, तो उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ही क्या है, सेंट्रल डोगमा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछ ले डीएनए का आरएनए में रूपांतरण क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए का डीएनए में रूपांतरण रिफ्लेक्शन कहलाता है। आरएनए का प्रोटीन में ट्रांसलेशन कहलाता है। और डीएनए का पूरे मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया में से गुजरना सेंट्रल डोगमा कहलाता है। ध्यान रखना, सेंट्रल डोगमा में डीएनए प्रोटीन तक चलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है ये तो, ठीक है, ये बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन तक क्या थे, 51 से 76 तक, 51 से 76 तक आपके साइंस के थे। अब आपके आएंगे 87 से 100। 20 में आपके कंप्यूटर के दे रखे हैं, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा आपको 87 नंबर क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूंगा। सीधा मैं आपको 87 नंबर क्वेश्चन पर लेके चलूंगा। ये आपका 86 है, इसमें सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये आपको पता भी होगा। तो ये आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको करवाऊंगा 87 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका 87 नंबर क्वेश्चन। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, यह किसको दर्शाता है, यानी कहने का मतलब इस C2H6 में कितने बंध हैं। C2H6 में कितने बंध हैं, तो देखिए बंध की संख्या हम निकालते हैं। C कितने आपके पास 2 हैं, 20 में सिंगल बंध आ गया। H कितने आपके 6 हैं, तो एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। टोटल कितने बंध बने, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 सहसंयोजी बंध बने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके देख लेना पटवारी के अंदर आने वाले हैं। पटवारी का जो एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें 30 से लेकर 40% जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वो इन्हीं एग्जाम के पेपरों में से आ जाएंगे। इन्हीं एग्जाम के पेपरों में से एक क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो बस थोड़ा सा आप इत्मीनान से देखिए इनको, और बस जी लगा के इनको देखिए, आपका कल्याण हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उष्मागतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। दोस्तों सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है, तो ध्यान रखना, सबसे स्थायी अपरूप आपका माना जाता है ग्रेफाइट को। किसका माना जाता है, ग्रेफाइट को माना जाता है सबसे सर्वाधिक स्थायी अपरूप।
सर्वाधिक स्थायी अपरूप आपका होता है ग्रेफाइट। और दोस्तों ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप। कार्बन एक प्रकार की अधातु होती है और अधातुओं का गुण होता है कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। किसकी कुचालक होती हैं? विद्युत की कुचालक। विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कार्बन का ही रूप ग्रेफाइट है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या होती है दोस्तों? अधातु होते हुए भी आपकी चालक होती है। विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। ये एक अपवाद है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत का चालक होता है तो उसका नाम है ग्रेफाइट। अच्छा, डायमंड के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो डायमंड जो है ना मेरे प्यारे साथियों, डायमंड आपका प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? डायमंड। ध्यान रखना। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? यानी पॉलीएमाइड, एमाइड, पोली का मतलब बहुत सारे एमाइड मिलकर के कौन सा बहुलक बनाते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है। यानी जब मैंने आपको नाइलॉन 66 पीछे एक पेपर आया था, उसमें मैंने आपको नाइलॉन 66 के बारे में बताया था। तब मैंने आपको बताया था कि नाइलॉन 66 का जो निर्माण है वो बहुत सारी एमाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के होता है। तो पॉली एमाइड आपका क्या है? नाइलॉन 66 है। नाइलॉन 66 आपका क्या है? पॉली एमाइड बहुलक है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइलॉन 66। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से असत्य कथन आपको पहचानना है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा होगा वो आपको बताना है। असत्य कथन, असत्य कथन आपको बताना है। तो असत्य कथन कौन सा होगा? तो देखिए, असत्य कथन पढ़िए आप अच्छे से कि सीएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। सीएनजी आसानी से जलती है, बिल्कुल जलती है दोस्तों। सीएनजी क्लीनर ईंधन है, बिल्कुल साफ सुथरा ईंधन है, ज़्यादा धुआं उत्पन्न नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि सीएनजी जलने पर बहुत कम ऊष्मा देती है। ये बात गलत है दोस्तों। सीएनजी जब जलती है तो अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, हमें अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। ये बात गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 91 नंबर क्वेश्चन की, 91 नंबर क्वेश्चन की। 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं होते। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं होते, उसका कारण क्या है? तो कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं होते, उसका कारण आपको बताना है। तो उसका कारण देखिए, कठोर जल छूने पर कठोर होता है, बिल्कुल गलत बात। कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, गलत बात। भाई कपड़े अच्छे नहीं धुलते, इसका मतलब तो मतलब ये क्या होगा? सफाई की क्रिया मतलब थोड़ी अच्छी नहीं है। अच्छा, सी है कि साबुन धूल के कणों पर जुड़ने की बजाय लवण के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण कर लेता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कोई कपड़ा है, इस प्रकार से कपड़े के अंदर धूल के कण हैं और इस कपड़े को हमने डाल दिया कठोर जल के अंदर। कठोर जल आपका कौन सा होता है? कठोर जल होता है खारा पानी। खारा पानी। और खारे पानी के अंदर क्या पाया जाता है? खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं आपके लवण। क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। जैसे ही इस कपड़े के ऊपर हम साबुन लगाएंगे तो वो साबुन इस धूल के कण से चिपकने की बजाय वो साबुन किससे चिपक जाता है? इस लवण से चिपक जाता है और लवण से चिपक करके क्या कर लेता है? एक सफ़ेद अवक्षेप निर्मित कर लेता है। सफ़ेद अवक्षेप ना, चिपचिपा पदार्थ कर लेता है। ठीक है, तो सफ़ेद अवक्षेप की अगर हम बात करें तो सफ़ेद अवक्षेप को हम क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं, है ना? स्कम बोलते हैं। तो स्कम आपका निर्मित हो जाता है जिससे कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत इथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है? दोस्तों, विलियमसन सतत इथरीकरण प्रक्रिया के अंदर उत्प्रेरक का काम कौन करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए सतत
सतत ईथरीकरण की प्रक्रिया। सतत ईथरीकरण की प्रक्रिया क्या है? सतत ईथरीकरण की प्रक्रिया में ईथर का निर्माण होता है। और वो होता कैसे है दोस्तों? हम पहले लेते हैं एल्कोहल, एल्कोहल लेते हैं और एल्कोहल की क्रिया हम करवाते हैं H2SO4 के साथ। अगर हम एल्कोहल की क्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, है ना, 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर करवाते हैं, तो C2H5HSO4 का निर्माण होता है और प्लस में जल भी बाहर निकलता है। ये ईथरीकरण की प्रक्रिया होती है मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें किसका उपयोग होता है? H2SO4 का उपयोग होता है। यानी इस अभिक्रिया को चलाने के लिए, इस अभिक्रिया को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? H2SO4 की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे साथियों। बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। 93 नंबर क्वेश्चन है कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है PbSO4। PbSO4। अच्छा, PbSO4 सभी में दे रखा है, लेकिन यही क्यों है? कारण देखिए, ये Pb लिखा मैंने, ये मैंने SO4 लिखा। इनकी संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। लेड की संयोजकता 2 होती है और SO4 की संयोजकता भी 2 होती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है आपका PbSO4। PbSO4 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। PbSO4 यानी लेड सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अंदर बृहत्तम बंद कोण पाया जाता है? बृहत्तम बंद कोण किसके अंदर पाया जाता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आर्सेनिक, हाइड्रोजन और फास्फोरस में से सबसे ज़्यादा जो संकरण होता है वो नाइट्रोजन का होता है। सबसे ज़्यादा संकरण आपका नाइट्रोजन का होता है, इसलिए नाइट्रोजन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपका वृहत्तम कोण, बंद कोण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एन जो होता है ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकरण सबसे ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन का संकरण क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। संकरण सबसे ज़्यादा होने के कारण इससे NH3 का बंद कोण भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, NH3 का कोण सबसे वृहत्तम कोण होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की संकरण जो होता है वो सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उस धातु का नाम आपको बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उस धातु का नाम है मेरे प्यारे साथियों मरकरी। मरकरी धातु आपकी क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप के ऊपर मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये जो ब्रोमीन आपको दे रखा है ना, ब्रोमीन, ये दोस्तों अधातु होती है। ये क्या होती है? अधातु। और ये भी किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम होता है ब्रोमीन। उसका नाम होता है ब्रोमीन। ठीक है, ये बात अच्छे से समझना कि जो ब्रोमीन होती है वो एक प्रकार की अधातु होती है, और ये एक ऐसी एकमात्र अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं धातु की, तो धातु का नाम हो जाता है मरकरी, जिसको हम पारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा भी बोलते हैं, जिसको हम पारद भी बोलते हैं, है ना। तो ये बात पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है आपकी पारा धातु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण किस किस से मिलकर के होता है? देखो, क्लोरो में क्लोरीन है, फ्लोरो में फ्लोरीन है, और कार्बन में आपका कार्बन है। तो केवल कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर के, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। 97 नंबर क्वेश्चन है कि नए पदार्थ का निर्माण किसके अंदर होता है? देखिए पहले आप इसको देखिए, मक्खन जब पिघल जाता है तो क्या नया पदार्थ बनता है?
नहीं। मक्खन पिघल जाता है तो उसको ठंडा करने पर वापस क्या हो जाएगा, वो मतलब उसको वापस ठंडा करने पर मक्खन प्राप्त हो जाएगा, या फिर वो पिघल जाएगा तो उसका घी बन जाएगा, लेकिन नया पदार्थ तो नहीं बनाना है, तो मक्खन ही। बिल्कुल। कपूर का उद्रवपातन, यानी कपूर का उद्रवपातन, उस कपूर को गर्म करेंगे तो वो उसका उद्रवपातन होकर वो नौसाद्र, मतलब नौसाद्र का गर्म, वो गैस अवस्था में बदल जाता है उसको गर्म करने पर, और वापस ठंडा करने पर वो कपूर प्राप्त हो जाता है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एसीटोन के वाष्पन, वाष्पन का मतलब होता है भाप। अब दोस्तों वापस भाप को ठंडा करते हैं ना, तो वही पदार्थ वापस प्राप्त हो जाता है। एसीटोन का के वाष्पन को हम क्या नहीं बोल सकते, नया पदार्थ नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत है। तो कोयले का दहन, जब हम कोयले को जला देते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, राख। और उससे राख को हम क्या बोल सकते हैं, नया पदार्थ बोल सकते हैं, क्योंकि उस राख से हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन की। 98 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, यह क्या है। दोस्तों जैसे हम सेब के टुकड़ों को काटते हैं तो कुछ समय बाद उसकी सतह का रंग भूरा हो जाता है। तो दोस्तों एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों उसके रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन हो गया है, उसके रसायन में परिवर्तन हो गया। ये मान सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन होता है, उसको हम वापस नहीं बदल सकते। कहने का मतलब अगर सेब का टुकड़ा भूरा हो गया है तो उस भूरे रंग को हम गायब नहीं कर सकते, वो परमानेंट हो गया। इसका मतलब वो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है सेब को काटना, सेब को काटना, और दूसरा है सेब को काटने के बाद भूरा होना। सेब को काटने के बाद भूरा होना, भूरा होना, ये दो क्वेश्चन है। तो सेब को काटना तो एक भौतिक परिवर्तन है, सेब को काटना भौतिक परिवर्तन है, और सेब को काटने के बाद भूरा होना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन की। 99 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन आपको छांटना है। जब सोडियम क्लोराइड का, ये मान लो हमारा पात्र है, और इस पात्र में इस प्रकार से हमने क्या डाल रखा है, सोडियम क्लोराइड डाल रखा है, और जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड इस साइड लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड इस साइड लगाते हैं। जब इसके अंदर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर यानी प्लस के ऊपर तो हाइड्रोजन गैस आती है, और माइनस के ऊपर क्या आती है, आपकी क्लोरीन गैस आती है। माइनस के ऊपर आपकी क्या आती है, क्लोरीन गैस आती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस आती है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। कैथोड का मतलब प्लस होता है और एनोड का मतलब माइनस होता है। माइनस के ऊपर आपकी क्लोरीन आती है और कैथोड के ऊपर आपकी हाइड्रोजन आती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है। उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है आपसे पूछा है। तो दोस्तों समांगी उत्प्रेरण भी होता है, विषमांगी भी होता है, एंजाइम उत्प्रेरण भी होता है, लेकिन कृत्रिम उत्प्रेरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, समांगी उत्प्रेरण ये है कि मान लो ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, तो ये अगर गैस अवस्था में है और ये भी अगर गैस अवस्था में है, तो ये हमारा उत्प्रेरक जो है ना वो गैस अवस्था में नहीं होना चाहिए, वो गैस अवस्था में होना चाहिए। अगर वो गैस अवस्था में है तो वो क्या होगा, आपका समांगी उत्प्रेरण, यानी अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों अगर एक ही अवस्था में है तो वो समांगी उत्प्रेरण है। अगर ये अलग अवस्था में हो, मान लो ये लिक्विड में हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, विषमांगी बोल देंगे, यानी अलग अलग होना क्या है, विषमांगी। एंजाइम का मतलब, एंजाइम उत्प्रेरण का मतलब कोई एंजाइम, कोई ऐसा एंजाइम जो अभिक्रिया को कम या तेज कर दे, उसको हम एंजाइम उत्प्रेरण बोलते हैं। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन आपका कृत्रिम उत्प्रेरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन। मैंने आपको एलडीसी के पेपर जितने भी हुए थे वो सारे सोल्व करवा दिए। उम्मीद कर सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से आपने इनको पढ़ा होगा। दोस्तों एक दो वीडियो और आएंगे, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाऊंगा।
ठीक है ना, साइंस के बायोलॉजी के। पहले मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूँगा चैप्टर वाइज, जो आपकी पटवारी के एग्जाम के लिए, पटवारी के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, या फिर अन्य किसी एग्जाम, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो इंडिया लेवल का हो, सभी के लिए आपका बेनिफिशियल होगा। दावा करता हूँ आपसे कि बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। बस आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा प्यार प्रेम दे दीजिए, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जितना हो सके उतना, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।